नए यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर जबरदस्त बवाल हो गया है दोस्तों। जी हां, नए गाइडलाइंस यानी यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर किस तरह का संरक्षण पिछड़ी जातियों को दिया जाए, उसको लेकर जबरदस्त बवाल हो गया है। इस सरकार के जो अगड़ी जाति के समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, उनमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का। सबसे बड़ी बात, आपने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इसलिए नहीं किया था क्योंकि बीजेपी ने आपको 100 स्मार्ट सिटीज दी थी। आपने बीजेपी का समर्थन इसलिए नहीं किया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की अर्थव्यवस्था को चांद तक ले गई थी। आपने बीजेपी का समर्थन इसलिए नहीं किया था क्योंकि बीजेपी ने दुनिया के सामने भारत का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड व्यू, एक बहुत उन्मुक्त, एक बहुत ही उदारवादी महान सोच पेश की थी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही फोकस था, अब्दुल को टाइट करना, माइनॉरिटीज पर प्रहार करना। प्रधानमंत्री से लेकर टाइगर राजा सिंह तक मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, और आप इस चीज को एंजॉय कर रहे थे, इस चीज का लुत्फ उठा रहे थे। अब जैसे ही नए यूजीसी गाइडलाइंस आते हैं तो आप में से कुछ लोग यह कहने लगते हैं यह सरकार अगड़ी जातियों के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात, ये जो अगड़ी जातियों में भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं। याद कीजिएगा जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जब यह नारा दिया गया था तब पूरी तरह से तुम इस नारे के साथ थे। मगर अब यूजीसी एक दिशा निर्देश लेकर आता है, बगैर उस पर बहस किए, बगैर उसके मायनों को समझे। अब तुम्हें बटेंगे तो कटेंगे जो है वो नारा याद नहीं आ रहा, अब तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही है। अब यहां पर जिस तरह का संवाद सोशल मीडिया में चल रहा है वो देखने लायक है, जिस तरह की गालियां दी जा रही हैं वो देखने लायक है। और ये जो बात मैं सिर्फ उन अंधभक्तों से कह रहा हूं, मैं समस्त सवर्ण जाति से नहीं कह रहा हूं। जो लोग इस मुद्दे पर सार्थक बहस करने को तैयार हैं, सीधी सी बात है, अब तुम्हें बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा याद नहीं आ रहा। आज इस मंच पर मैं आपको यूजीसी गाइडलाइंस, उसके क्या मायने हैं वो समझाऊंगा। मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण ऑफिसर अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और आरजेडी की महिला प्रवक्ता कंचना यादव के बयान से जो बवाल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको इसलिए फंसाया जाना चाहिए, यानी कि अगड़ी जाति के लोगों को इसलिए फंसाया जाना चाहिए क्योंकि आपने अब तक जो अत्याचार पिछड़ी जाति के लोगों के साथ हो रहा था उसका विरोध नहीं किया था। उन्होंने फंसाया शब्द का इस्तेमाल किया। मगर चूंकि यह मुद्दा पहली बार मैं आपके सामने लेकर आया हूं, लिहाजा इसके मायने क्या हैं और ये यूजीसी गाइडलाइंस क्यों लाई गई हैं वो भी आपको समझना पड़ेगा। आपको गौर करना पड़ेगा कुछ चेहरों पर। रोहित वेमुला, पायल तडवी, अनिकेत अंभोरे, ये पिछड़ी जाति के कुछ युवा हैं जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए क्योंकि व्यवस्था उनके साथ नाइंसाफी कर रही थी, और जिस तरह की नाइंसाफी का सामना वो कर रहे थे उसी का परिणाम है कि ये नए यूजीसी गाइडलाइंस लाए गए हैं। तमाम मुद्दे तथ्यों के आधार पर अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे बड़ा मुद्दा, नए यूजीसी गाइडलाइंस क्या हैं और इन्हें लेकर क्या विवाद है। यूजीसी ने जनवरी 2026 में नई प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 जारी की है। इन्हें इक्वालिटी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस भी कहा जा रहा है। इन्हीं नियमों को लेकर इस वक्त काफी बहस और विवाद चल रहा है। सबसे बड़ी बात, इस नई यूजीसी गाइडलाइंस में दरअसल है क्या, तो गौर फरमाएं मेरे एक एक शब्द पर। उद्देश्य, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में धर्म, जाति, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, लिंग, विकलांगता, भाषा, क्षेत्र के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकना और एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री कैंपस बनाना। इक्विटी इक्वालिटी रेगुलेशंस 2026। यूजीसी ने नए नियम नोटिफाई किए हैं जिनका मकसद पुराने एंटी डिस्क्रिमिनेशन और इक्विटी से जुड़े नियमों को एक साथ लाकर ज्यादा सख्त और प्रभावी बनाना है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और शिकायत निपटाने वाली कमिटीज बनाना अनिवार्य किया जाएगा। यह भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगा। शिकायत की प्रक्रिया, छात्र ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन या संस्थान के
तय नोडल ऑफिसर के जरिए शिकायत कर सकते हैं। संस्थान को 15 से 30 दिन के अंदर जांच पूरी करके रिपोर्ट देनी पड़ेगी। राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी, यूजीसी के तहत एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी जिसमें वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के लोग होंगे। यह कमेटी नियमों के लागू होने की निगरानी करेगी और सुझाव देगी। दंड, पेनल्टी यानी सजा, जो संस्थान नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर यूजीसी की स्कीम से बाहर करना, डिग्री या ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्सेज चलाने पर रोक और गंभीर मामलों में मान्यता रद्द करने तक के प्रावधान हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं इसमें वो मुख्य संवेदनशील बिंदु क्या हैं जिसको लेकर यह सारा विवाद हो रहा है। गौर फरमाएं, ओबीसी को साफ तौर पर शामिल किया गया है। इन नियमों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा में एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी साफ साफ शामिल किया गया है, यानी ओबीसी के खिलाफ भेदभाव पर भी वही सख्त कार्रवाई होगी। भेदभाव की परिभाषा काफी व्यापक, क्लास, हॉस्टल, लैब, परीक्षा, इंटरनल मार्किंग, रिसर्च सुपरविजन, भर्ती, स्कॉलरशिप, कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव गतिविधियों में अलग अलग व्यवहार भी भेदभाव के दायरे में आ सकता है। संस्थानों को ज्यादा अधिकार, शिकायतों की शुरुआती जांच, स्क्रीनिंग और सिफारिशों का बड़ा अधिकार कॉलेज, यूनिवर्सिटी की कमिटीज और अधिकारियों को दिया गया है, जिससे डिस्क्रिशन काफी बढ़ जाता है। आखिर विवाद क्यों हो रहा है? अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कुछ अगड़ी जाति के लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या आपत्तियां हैं आपकी स्क्रीन पर। उन्हें है मिसयूज का डर। कई जनरल कैटेगरी और कुछ अपर कास्ट संगठनों का कहना है कि इतने ब्रॉडली लिखे गए नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिससे झूठी या बदले की नियत से की गई शिकायतों से निर्दोष छात्र और शिक्षक फंस सकते हैं। नई जाति खाई की बहस, कुछ लेखों और टीवी डिबेट्स में यह सवाल उठ रहा है कि एससी एसटी ओबीसी के लिए ज्यादा प्रोसीजरल प्रोटेक्शन दिखती है जबकि जनरल कैटेगरी के लिए साफ सेफगार्ड्स कम है। इससे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन या नई कास्ट डिवाइड बनने का डर जताया जा रहा है। संस्थानों और फैकल्टीज की क्या चिंताएं हैं, इस पर गौर कीजिए। कंप्लायंस का बोझ यानी मानने का बोझ। कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मानते हैं कि कमिटीज, रिपोर्टिंग, ऑडिट्स और बार बार यूजीसी को रिपोर्ट भेजने से पहले से संसाधनों की कमी झेल रहे संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। ऑटोनॉमी बनाम रेगुलेशन यानी स्वायत्तता बनाम रेगुलेशन। कुछ वाइस चांसलर्स और शिक्षक कहते हैं कि भेदभाव रोकना जरूरी है, लेकिन यूजीसी के पास रिकॉग्निशन रद्द करने जैसे सख्त पावर होने से एकेडमिक ऑटोनॉमी पर, शैक्षणिक स्वायत्तता पर असर पड़ेगा। इससे वे ओवर सेंट्रलाइजेशन बता रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया। समर्थन करने वाले दलित, आदिवासी, ओबीसी संगठनों, छात्र संघों और कई राइट्स ग्रुप ने इसे एक बड़ा और जरूरी कदम बताया है। उनका कहना है कि कैंपसेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति के नाम पर भेदभाव की शिकायतों को अब तक हल्के में लिया जाता रहा, इसलिए सख्त नेशनल लेवल नियम जरूरी हैं। सबसे बड़ी बात, कई अगड़ी जाति के लोग यह कह रहे हैं कि भाई हजारों साल पहले अगर कोई भेदभाव हो गया तो उसकी सजा अब क्यों दी जा रही है? जी हां, क्योंकि कंचना यादव का जो बयान वायरल हो रहा है, जिसका मैं जिक्र आगे जाके करूंगा, उसमें वो यही कह रहे हैं कि हजारों सालों से जो भेदभाव हो रहा है, अब अगर उसे संबोधित करने के लिए यूजीसी कुछ कदम उठा रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? जी हां, तो बड़ा प्रश्न, क्या यह भेदभाव सिर्फ हजारों साल पहले हो रहा था? क्या आप इतने भ्रमित हो गए हैं कि आप अपने आसपास चीजें नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं आपके सामने बाकायदा कुछ मिसाल पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले रोहित वेमुला की मिसाल। गौर फरमाएं, रोहित वेमुला, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 2016। रोहित वेमुला दलित पीएचडी स्कॉलर थे और अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। भेदभाव के जो आरोप लगे उसमें छात्रवृत्ति रोकना, हॉस्टल से बाहर करना और राजनीतिक दबाव में कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई। दलित छात्र संगठनों ने इसे साफ तौर पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और इंस्टीट्यूशनल हरासमेंट बताया। जनवरी 2016 में रोहित ने आत्महत्या कर ली। बाद में उनकी मां ने यूजीसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसी मामले के बाद एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियमों को सख्त करने की प्रक्रिया तेज हुई और यहां पर आप देख सकते हैं रोहित की मां किस तरह से उनकी जो मूर्ति बनाई है उसे चूम रही है। यह अपने आप में बहुत भावात्मक लम्हा है। रोहित वेमुला की हमारे सामने एक जीती जागती मिसाल थी। और उस वक्त आपको याद होगा एचआरडी मंत्री थी स्मृति ईरानी जी,
और वो काफी विवादों में आई थी। मगर क्या रोहित वेमुला का मामला इकलौता मामला है? तो चलिए दूसरी मिसाल, पायल तडवी। पायल तडवी टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज में मुंबई 2019 का यह मामला है। पायल तडवी एक आदिवासी यानी एसटी रेजिडेंट डॉक्टर थी और नायर अस्पताल से जुड़े टीएन टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज में गायनोकोलॉजी में पीजी कर रही। अब भेदभाव के क्या आरोप लगे? सीनियर डॉक्टरों द्वारा जाति सूचक गालियां, ऑपरेशन थिएटर के बाहर रखना और रोजमर्रा के काम में अपमानजनक व्यवहार। परिवार और सामाजिक संगठनों ने इसे लगातार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट बताया। नतीजा, मई 2019 में पायल ने आत्महत्या कर ली। उनके परिवार ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। यह मामला भी यूजीसी की नई एंटी डिस्क्रिमिनेशन व्यवस्था के लिए एक अहम संदर्भ बना। अब आपके सामने आईआईटी बॉम्बे के अनिकेत अंभोरे का यह मामला। अनिकेत अंभोरे शेड्यूल कास्ट समुदाय से थे और आईआईटी बॉम्बे में बीटेक के चौथे वर्ष के छात्र थे। 2014 में हॉस्टल बिल्डिंग से गिरने से उनकी मौत हुई। परिवार और छात्र संगठनों ने कहा कि वे लगातार एकेडमिक प्रेशर, जातिगत अपमान और संस्थागत सहयोग की कमी से जूझ रहे थे। इस घटना के बाद आईआईटीज में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट सेल को मजबूत करने की मांग तेज हुई। इसके बावजूद कई सालों तक पर्याप्त इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिली है। इसके अलावा दोस्तों, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम्स में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हैं और इसकी ढेरों मिसालें हमारे सामने, ढेरों मिसालें हैं। और क्या आप अब भी कहेंगे कि संस्थाओं के अंदर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी से जुड़े लोगों के साथ भेदभाव नहीं होता है? क्या ये 1000 साल पुरानी घटनाएं हैं? गौर फरमाएं, लगभग 33 आत्महत्याएं आईआईटीज में, 24 एनआईटीज में और 4 आईआईएम्स में दर्ज हुई। ज्यादातर संस्थानों में एससी एसटी सेल होने के दावे के बावजूद छात्रों ने भेदभाव, छात्रवृत्ति की दिक्कतें और हॉस्टाइल माहौल की शिकायत। सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी ने इन सभी मामलों को मिलाकर बेहद संवेदनशील बताया और गैर भेदभावपूर्ण कैंपस के लिए सख्त नियम की जरूरत पर जोर दिया। अब मैं आपके सामने 2 मिसाल देना चाहता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार में गिरीश महाजन जो हैं, वो एक मंत्री हैं। वो अपना भाषण देते हैं और अंबेडकर का नाम नहीं लेते हैं। इसे कहते हैं कैजुअल जातिवाद। बाबा साहब अंबेडकर की क्या अहमियत है हमारे समाज में, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक पुलिस ऑफिसर उससे नाराज हो गई और यह कल हुआ। यह वीडियो मैं चाहता हूं आप जरूर देखें। बाबासाहेबांचं नाव जो संविधानाला कारणीभूत आहे त्याला तुम्ही संपवायला निघाले। पालकमंत्र्यांची फार मोठी चूक आहे मॅडम, माफी मागणार नाही, पण पालकमंत्र्यांची चूक पदरात घ्यावी। मला मीडियाशी घेणं नाही मॅडम, मला सस्पेंड केलं, मी आळूचे गारे उपसी, मी माती काम करीन, पण बाबासाहेबांची ओळख पुसून येणार नाही, मला सस्पेंड करायचं करू शकता मॅडम। बाबासाहेबाला संपवायचं काम करायचं नाही। 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट मध्ये मी नाही मानत, पण लोकशाही मॅडम, तुम्ही सुद्धा संविधानामुळे आहात, पालकमंत्री सुद्धा पालकमंत्री संविधानामुळे आहे। कोणताही जातीभेद नाही, सगळी समानता दिली आहे। बाबासाहेबांचं नाव आता तरी भाषणात येईल, मग तरी भाषणात येईल। जे लोक संविधानाला, लोकशाहीला कारणीभूत नाही, त्यांची नावं वारंवार घेतली गेली, मग जो संविधानाला कारणीभूत आहे तो प्रजासत्ताक दिनाचा जो मानकरी आहे त्याचं नाव भाषणात का नाही? अब दूसरा पहलू आपकी स्क्रीन पर यह है अलंकार अग्निहोत्री। अलंकार अग्निहोत्री जो है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, वो सिटी मजिस्ट्रेट थे बरेली में। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि वो योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं ब्राह्मणों के साथ भेदभाव का। वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों की चोटी पकड़कर, शिखा पकड़कर उन्हें पीटा गया। ये ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो उसका जीता जागता सबूत है। फिर वो जिक्र करते हैं नए यूजीसी गाइडलाइंस का भी, और वो कहते हैं कि इसके जरिए जो अगड़ी जाति के छात्र छात्राएं हैं उनको प्रताड़ित किया जाएगा। सुनिए अलंकार अग्निहोत्री क्या कह रहे हैं। जो आप देख रहे होंगे, पिछले कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में
विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ के अभिमुक्तेश्वर जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ, आप सोचिए, पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी, जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? आप क्या चाहते हैं, ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? दूसरा विषय, जो अभी जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है 2026 13 जनवरी को, जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे, उनपे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा, ये हमसे भेदभाव कर रहा है, और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी। आपके बेटे और बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण यह है कि हमारे समाज के, जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो MP MLA हैं, वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। क्या वो चाहते हैं कि समाज में बेटे बेटियों, बहू बेटियों का रेप होगा तब भी कुछ नहीं बोलेंगे? क्या वो कॉर्पोरेट कंपनी के जो एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि जब कॉर्पोरेट कंपनी के CEO बोलेंगे कि हाथ राइट वाला हिलाओ, तब राइट वाला हिलाएंगे, लेफ्ट वाला हिलाओ, लेफ्ट वाला हिलाएंगे? इस बीच आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव का एक बयान भी विवादों में आ गया है। वो कह रहे हैं कि भाई आपको फंसाया जाना चाहिए, क्योंकि जब जब पिछड़ी जाति के लोगों के साथ अत्याचार हुए आपने उसका विरोध नहीं किया। इस पूरे बयान में मुझे आपत्ति सिर्फ एक शब्द पर है, आपको फंसाया जाना चाहिए। अरे भाई, फंसाया क्यों जाना चाहिए? अगर आपने गलती की है तो आपको सजा मिलेगी, मगर आपको फंसाया क्यों जाएगा? फंसाया जाना, जब आप यह शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका संदर्भ और इसका सार यह होता है कि आपकी गलती ना हो फिर भी आपको उसकी सजा मिले। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक इंटरव्यू में दरअसल उन्होंने क्या कहा, मैं शब्दशः वो पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। कंचना कहती हैं, आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पे फंसाया जाना चाहिए। इस पर उनसे सवाल किया गया कि सवर्ण समाज के लोगों को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि यह उनके खिलाफ है, UGC की गाइडलाइंस, नई गाइडलाइंस। इसके जवाब में वो कहती हैं, हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद इस पर विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों सालों से देश की यूनिवर्सिटी में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी हो, जिस तरीके से हमारी व्यवस्था रही, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। देखिए, जहां कंचना यादव ये कहती है ना कि हजारों सालों से हो रहा है, सिर्फ हजारों सालों की बात नहीं, आज भी ये हो रहा है। आज भी कोई दलित, कोई पिछड़ी जाति का जो व्यक्ति है, वो अगड़ी जाति के लोगों के मोहल्ले से घोड़ी पर सवार होकर नहीं निकल सकता। इन बुनियादी मुद्दों पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। और सबसे बड़ी बात, कई जगहों पर पिछड़ी जाति की जो लड़कियां हैं, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है अगड़ी जाति के लोगों द्वारा, सिर्फ इसलिए कि वो पिछड़ी जाति के हैं। मगर कंचना से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो निहायत ही गुस्से में कहा, आपको फंसाया जाना चाहिए। आपको फंसाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह कानून का निजाम नहीं है, यह देश संविधान के हिसाब से चलता है कि नहीं? आपकी पार्टी और कांग्रेस जो है वो लगातार संविधान बचाने की मुहिम चला रही थी कि नहीं चला रही थी? अब अगर आप ऐसे मौके पर संविधान का दामन छोड़ दें और यह कहें कि आपको फंसाया जाना चाहिए, तो यह बात तर्कों पर खरी नहीं उतरती। बहरहाल, इस मुद्दे पर कंचना ने स्पष्टीकरण भी दिया है। कंचना क्या कहती हैं, गौर फरमाएं। कल से मेरे एक वीडियो को लेकर कुछ तथाकथित निष्पक्ष सवर्ण इंटेलेक्चुअल, ज्ञानी और पत्रकार लोग UGC बिल को लेकर मुझे ट्रोल कर रहे हैं। मेरे पूरे वीडियो में यही सवाल था और अब भी रहेगा, अगर आपने OBC के साथ कुछ गलत नहीं किया है तो डर क्यों रहे हो? अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो डर क्यों रहे हो?
तुम्हारा डर यह बता रहा है कि तुम नए नए अपराधी नहीं हो। डरो मत, यूजीसी पर मेरा पूरा ओपिनियन देखो, कंचना यह कह रही हैं। और फिर वो आगे टीवी में जो डिबेट्स चल रही हैं उसका भी जिक्र करती हैं। क्या कहती हैं? यूजीसी बिल एक क्या आ गया, उसमें ओबीसी को शामिल क्या कर लिया गया कि पूरा मनुवादी मानसिकता का सवर्ण समाज बजबजा उठा। टीवी चैनलों पर बहस हो रही है। सवर्ण समाज के कुछ पत्रकार मुझसे पूछे कि ओबीसी कैसे भरोसा दिलाएगा कि वो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। अरे भाई, ओबीसी क्यों भरोसा दिलाए? क्या तुमने कभी भरोसा दिलाया कि तुम ओबीसी के साथ अत्याचार नहीं करोगे? अगर यह भरोसा दिलाया होता तो यूजीसी बिल की जरूरत नहीं होती। डरो मत, अपने बच्चों के अंदर आग मत लगाओ, अपने बच्चों को भड़काओ मत। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मेरा नाम अभिसार शर्मा है, मगर आज मैं आपके सामने दो मिसाल पेश करना चाहता हूं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं। मैं आपको अपने स्कूल की एक घटना बताना चाहता हूं। मेरे क्लास में दो लड़के थे, मैं उनका नाम बदल रहा हूं। एक का नाम था इंदर सिंह और दूसरे का नाम था विजय रंगारी। मैं नहीं भूला हूं, एक बार इंदर सिंह और विजय रंगारी के बीच में लड़ाई हो गई और आप जानते हैं इंदर सिंह ने विजय रंगारी को क्या गाली दी? शेड्यूल कास्ट कहीं के। जी हां, कोई मां बहन की गाली नहीं, शेड्यूल कास्ट कहीं के। मैं नहीं भूला हूं, विजय की आंखों में उसके बाद आंसू थे। इंदर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह का कैजुअल जातिवाद कॉलेजेस ही नहीं, स्कूल्स के अंदर भी था। और मैं आपको 80 और 90 के दशक की बात बता रहा हूं। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सब अत्याचार 1000 साल पहले होता था, मैं अब आपको अपने ही परिवार की एक चीज बताता हूं। मेरे परनाना, जो एक गांव के जमींदार हुआ करते थे, मेरी नानी ने मुझे बताया था कि मेरी नानी को उनका एक नौकर खिला रहा था और उनका नौकर जो है वो पिछड़ी जाति से था। खिलाते हुए मेरी नानी रोने लग गई। बच्चे रोते हैं और उसमें उस नौकर का कोई दोष नहीं था। उसके बाद मेरे परनाना ने उस नौकर को इस बेरहमी से मारा कि मेरी नानी जब तक जिंदा थी उस घटना का जिक्र करती थी और उनकी आत्मा कांप जाती थी। यह सब हुआ है दोस्तों, और मैं बहुत ईमानदारी से आपके सामने घटनाएं रख रहा हूं। मैं साफ तौर पर देखता हूं कि अगड़ी जाति के लोग किस कदर का कैजुअल जातिवाद करते हैं। लिहाजा अगर आप यह कह रहे हैं कि कैंपसेस में ऑल इज वेल, अच्छे दिन आ गए हैं, रामराज्य चल रहा है, माफ कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन होता है और मैंने बाकायदा आपको आंकड़े बताए हैं, आपके सामने हकीकत रखी है, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। मगर हां, उनसे बचिए जो माहौल को भड़का रहे हैं, और ये दोनों तरफ हैं। वो लोग जिसका समर्थन भी कर रहे हैं और वो लोग जिसका विरोध भी कर रहे हैं। जो भड़काने वाली ताकतें हैं उनसे दूर रहिए। और कंचना से एक बात में मैं इत्तेफाक रखता हूं कि अपने बच्चों को कम से कम ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो अपने अंदर नफरत ना भरें, वो अपने अंदर कैजुअल जातिवाद जो हैं वो ना भरें। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।